हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे हमारे हाइड्रोकार्बन्स का टॉपिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। लास्ट 3 वीडियोस में हमने एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस को कवर किया था। इसमें हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है उसे कवर करेंगे, जो हमारे एनसीईआरटी पेज नंबर 399 से 403 को कवर करेगा। सो बेसिकली अगर हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो यू शुड नो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है क्या। तो ऑलवेज रिमेंबर, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिसमें हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो। अगर कोई भी कार्बन sp3 या sp हाइब्रिडाइज्ड है तो उस रिंग को, उस हाइड्रोकार्बन को हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो अगर मैं हेक्सेन की, साइक्लोहेक्सेन की बात करूं तो वो एरोमेटिक नहीं है, पर अगर मैं बेंजीन की बात करूं तो वो एरोमेटिक है, क्योंकि इसमें हर एक कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन की। बेंजीन जो है वो हमारा तीन मेथड्स हैं जिससे प्रिपेयर किया जा सकता है। सबसे पहला मेथड हमने एल्काइन में देखा था, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइन, इथाइन। अगर मैं इथाइन के 3 मॉलिक्यूल्स ले लूं और उसको रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास करूं एट टेम्परेचर 3 से 873 केल्विन, तो वो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमने एल्काइन में डिटेल में किया था। फाइन। तो पहला मेथड तो ये है कि इथाइन से हम बेंजीन बना सकते हैं। अनदर मेथड इज डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड्स। यह हमने पहले भी किया था इन केस ऑफ एल्केन एंड एल्कीन की। अगर मेरे पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है और उसको मुझे उसके सोडियम सॉल्ट में कन्वर्ट करना है, तो मैं सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम के साथ उसको रिएक्ट करवा के इजिली सोडियम सॉल्ट बनवा सकती हूँ। तो हम क्या करेंगे, हम सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोनोइक एसिड है ये मेरे पास, इसमें मैंने NaOH को ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और इसे हीट किया, तो मुझे मिल जाएगा बेंजीन। डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगी, यहाँ से CO2 रिलीज हो जाएगा और मुझे मिल जाएगा Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट एंड बेंजीन रिंग। तो ये दूसरा मेथड है जिससे हम बेंजीन को प्रिपेयर करवा सकते हैं। नेक्स्ट इज फिनॉल। फिनॉल से भी हम बेंजीन को प्रिपेयर करवा सकते हैं। फिनॉल से कैसे होता है, Zn को अगर हम फिनॉल में, यहाँ पे देखो, अगर हम फिनॉल में विच इज OH यहाँ पे बेंजीन के साथ, इसको हम जिंक के साथ रिएक्ट करवाएंगे, हीट करेंगे इसके वेपर्स को, पासिंग इट्स वेपर्स ओवर हीटेड जिंक डस्ट, तो ये बेंजीन बन जाएगा और जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, ZnO। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक, प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के पे आते हैं हम लोग। वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें फ्रीडल क्राफ्ट जो है आपका, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केमिकल प्रॉपर्टीज में देखो, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल होता है जो पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, ठीक है, तो वो खुद पॉजिटिव होता है। तो एक पॉजिटिव आयन, यू कैन से, एक इलेक्ट्रोफाइल हटेगा और उसकी जगह पे एक दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, सब्स्टिट्यूट हो गया। तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट को रिप्लेस कर सकता है, और वही यहाँ पर होगा। हमारी फर्स्ट रिएक्शन है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में यू नो दैट बेंजीन क्या होता है, CH 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 एंड CH, C6H6, हर एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है। अगर हम इसमें HNO3 और H2SO4 एसिड डालते हैं और इसे हम हीट करते हैं एट दिस टेम्परेचर, तो ये हमें क्या देगा, ये बेंजीन रिंग के साथ मुझे NO2 अटैच करके देगा प्लस वाटर। दिस इज कॉल्ड नाइट्रोबेंजीन। इसे हम बोलेंगे नाइट्रोबेंजीन। यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे H प्लस, H जो था हाइड्रोजन वो H प्लस निकल गया और NO2 प्लस आके अटैच हो गया। इसका मैकेनिज्म अभी हम करेंगे कि ये NO2 प्लस कैसे बना और कैसे रिप्लेस हुआ। अभी सिर्फ हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं, मैं आपको इन शॉर्ट ये बता रही हूँ कि H प्लस हट गया और NO2 आके अटैच हो गया। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक इलेक्ट्रोफाइल ने दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस कर दिया। देन वी हैव हेलोजिनेशन रिएक्शन।
हेलोजिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, दिस इज बेंजीन रिंग, इसके अंदर हेलोजन Cl2 हमने ऐड किया, ये सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। तो यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, मैकेनिज्म अभी हम करेंगे। AlCl3 की प्रेजेंस में जो क्लोरीन होता है ना, अभी तुम यहाँ तक अभी आप इतना याद रखो कि ये जो क्लोरीन है ना, ये Cl+ और Cl- में चेंज हो गया। ठीक है, पूरा मैकेनिज्म अभी आगे करेंगे। ये Cl+ और Cl- में चेंज हो गया, ये दो इलेक्ट्रॉन्स इसके बीच में शेयर्ड थे, वो एक क्लोरीन के पास चले गए इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ये बन गया Cl+ एंड Cl-। ये Cl+ इलेक्ट्रोफाइल है और ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है एज कंपेयर टू H+। तो इस कार्बन से H+ हट गया और Cl+ जुड़ गया, तो हमें मिल गया क्लोरोबेंजीन प्लस HCl। ठीक है, सल्फोनेशन रिएक्शन, सल्फोनेशन रिएक्शन में देखो H2SO4, सल्फोनेशन क्यों, क्योंकि सल्फोनेट बेंजीन रिंग में जो ये सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जो हमारा SO3H वाला ग्रुप है वो जाके इस पे अटैच होगा। तो H2SO4 यहां से HSO3 which is fuming sulfuric acid, this is basically the fuming sulfuric acid जिसे हम ओलियम बोलते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है H2SO4 SO3, इसे हम बोलते हैं ओलियम। ये जो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड है, जब मैं इसको हीट करूंगी तो H+ हट जाएगा और SO3H जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल होता है ओलियम के अंदर, वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा और उसके साथ में वाटर। सो दिस इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड, दैट इज सल्फोनेशन। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में, ये फ्रीडल क्राफ्ट ने दिया था इसलिए इसका नाम रख दिया फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। तो इसमें क्या हो रहा है, ये हमारा बेंजीन रिंग है, इसमें CH3Cl ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो यहाँ पे जो CH3 है, ये जो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये तो Cl- बनेगा और ये बन जाएगा CH3+ कार्बोकेटायन। तो ये जाके H+ को रिप्लेस कर देगा और हमारा यहाँ पे अटैच हो जाएगा CH3, तो हमें मिल जाएगा टोल्यूइन। सिमिलरली C2H5Cl है, तो यहाँ अटैच हो जाएगा, एक H+ हट जाएगा, आप चाहे यहाँ से हटाओ, यहाँ से हटाओ, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से या यहाँ से, वो आपकी मर्जी है, कहीं से भी आप एक हाइड्रोजन किसी भी कार्बन का हटा के उसकी जगह पे C2H5 या CH3 या SO3HCl वो ऐड कर दो, तो क्या बन जाएगा, इथाइल बेंजीन। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। एसाइलेशन रिएक्शन के अंदर क्या होगा, एसाइल ग्रुप CH3COCl, दिस इज एसाइलेशन, एसाइल ग्रुप है। ठीक है, एसिटाइल क्लोराइड, एसिटिक एनहाइड्राइड जिसमें CO ग्रुप आ जाता है। तो बेंजीन रिंग के साथ एसिटाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 हीट किया तो हमें क्या मिलेगा, एसिटोफिनोन COCH3, ये COCH3 ये हमारा यहाँ पे अटैच हो जाएगा, प्लस यहाँ से H+ हट गया तो ये बन गया HCl, तो एसिटोफिनोन। ठीक है, COCH3, तो ये पॉजिटिव में हो गया। अब यहाँ पे सिमिलरली अगर हमने ये लिया तो COCH3 इधर जुड़ गया और यहाँ से CH3COOH, इसका ये वाला H इसके साथ आ जाएगा, तो हमें ये मिल जाएगा। सो दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, एसाइल ग्रुप जब इसके साथ जुड़ता है। अब देखो, अब हम इसका मैकेनिज्म करते हैं। यहाँ पे ये क्या है कि अगर बेंजीन रिंग में हम Cl2 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ Cl2, मतलब अगर हम एक्सेस में क्लोरीन दें तो ये हमारा हेक्साक्लोरोबेंजीन बना देगा। मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म क्या है। सबसे पहले जैसे Cl2 था, AlCl3 की प्रेजेंस में Cl2 में से एक Cl प्लस बन गया, एक Cl माइनस बन गया और वो Cl माइनस AlCl3 के साथ जुड़ के AlCl4 माइनस हो गया। ये जो Cl प्लस था वो हमारा ऐड हो गया था बेंजीन में, उसने H प्लस को रिप्लेस किया था, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ था। सिमिलरली CH3Cl जो था, यहाँ पे हमने देखा एल्काइलेशन रिएक्शन, इसमें भी यही हुआ, Cl माइनस बन गया जो AlCl4 माइनस हो गया और CH3 प्लस हो गया, तो इसने सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफाइल बन गया। सिमिलरली यहाँ पे भी एसाइल ग्रुप अगर होगा तो वो भी हमारा AlCl4 माइनस और ये प्लस हो गया। ठीक है, तो कार्बोकेटाइन बन गया। बट अगर हम बात करें इसकी नाइट्रेशन की, तो नाइट्रेशन में AlCl3 नहीं है। नाइट्रेशन का मैकेनिज्म क्या है, इसमें हमने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 यूज किया और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज किया। अब कॉन्सेंट्रेटेड
दिस इज H2SO4, दिस इज HNO3। इसकी प्रेजेंस में ये इसने हमें दिया HSO4 माइनस। ठीक है, पहले क्या हुआ, इन दोनों ने आपस में रिएक्ट किया और इससे मुझे मिला यहाँ पे ये H2SO4 था ना, तो उसमें से एक H निकल गया, वो जाके अटैच हो गया HNO3 के साथ। तो ये वाला अटैच H2SO4 का इसके लोन पेयर के साथ वो H प्लस जाके जुड़ गया और ये हम मुझे मिल गया HSO4 माइनस, HSO4 माइनस। उसके बाद ये जो प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड मुझे मिल गया था, ये प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड में से वाटर इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, तो वाटर जो है वो निकल जाएगा और NO2 से ये इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स भी ऑक्सीजन ले लेगा और वाटर बन के निकल जाएगा और NO2 हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये मुझे एक इलेक्ट्रोफाइल मिल जाएगा। अब ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा हाइड्रोजन पे, इस कार्बन पे, और इस कार्बन पे जब वो अटैक करेगा, बेसिकली क्या हुआ, बेंजीन रिंग के अंदर यहाँ डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गया। तो अब ये कार्बन जो है, ये वाला कार्बन, ये sp3 हो गया, ये भी sp3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ा E प्लस। तो बेसिकली ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स थे वो इस कार्बन ने ले लिए थे, ये याद रखना। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन के पास चले गए जिससे इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, और ये कार्बन पॉजिटिव हो गया क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन था वो तो इसने ले लिया, तो ये कार्बन पॉजिटिव हो गया। इसका पॉजिटिव करेक्टर रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे एरिनियम आयन। तो जो एरिनियम आयन है वो हमारा रेजोनेंस से स्टेबल होगा। उसके बाद प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा, AlCl4 माइनस जो हमारा साथ में बना था, उसकी प्रेजेंस में ये जो H है वो HCl माइनस ले जाएगा और HCl बन जाएगा और AlCl3 मुझे वापस मिल जाएगा। तो यहाँ से H हट गया, H प्लस हट गया और ये जो इलेक्ट्रोफाइल था वो यहाँ पे आके जुड़ गया और यहाँ से H प्लस निकला, तो अगेन ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स वापस इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना लेंगे और वही सेम चीज बेंजीन रिंग फिर से बन जाएगी जो बीच में एरिनियम आयन बन गया। ठीक है, सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन और substitution reaction, electrophilic substitution reaction. Next thing is addition reaction. Simple addition reaction, हाइड्रोजन को ऐड करो इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकल, तो हर एक कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन चला जाएगा, सारे डबल बॉन्ड्स खत्म हो जाएंगे और हमें मिल जाएगा साइक्लोहेक्सेन। क्लोरीन ऐड करो तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड। कंबशन करोगे तो ये फॉर्मूला याद कर लो, यू शुड नो दिस फॉर्मूला। जब हम कंबशन करते हैं C6H6 की करेंगे तो 15/2O2 गिव्स CO2 एंड वाटर। इसको बैलेंस करने के लिए इसकी बैलेंसिंग को हम इस फॉर्म में करते हैं जिसमें x और y क्या है, दिस x y। ठीक है, जितने कार्बन है और जितने हाइड्रोजन है। ये आपने एल्केन एल्कीन एल्काइन में भी किया था, मैंने आपको फॉर्मूलेस बताए हुए हैं एल्केन एल्कीन एल्काइन के। ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप इन अ मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। वेरी इंपॉर्टेंट 12th क्लास के लिए और एक जनरल टॉपिक है, एक बेसिक चीज है जो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से आनी चाहिए। आपको पता है ऑर्थो, पैरा और मेटा। ऑर्थो क्या होता है, सपोज मेरे पास फिनॉल है, यहाँ पे OH लगा है, तो इसके साथ वाला जो कार्बन हुआ इस साइड से या इस साइड से, इसे हम बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, ये होंगी ऑर्थो। इसके बिल्कुल सामने अपोजिट ये होगा पैरा, और यहाँ पे ऑल्टरनेट एक छोड़ के यहाँ या फिर यहाँ, इसको बोलेंगे मेटा। ठीक है, सिंपल है। सो दिस इज ऑर्थो, दिस इज पैरा एंड ये हमारी हो गई मेटा। ठीक है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स का मतलब क्या है, अगर हमारा बेंजीन रिंग पे कोई ऐसा ग्रुप अटैच है जिसके पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर जो है वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके इधर इधर आ जाएंगे और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। आपको पता है हर एक कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ही शेयर कर सकता है, 4 बॉन्डिंग ही बना सकता है। तो ये जो कार्बन है उसने 1 2 3 और 4 बॉन्ड बना लिए। तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था, अगर मैं ये भी यहाँ पे ड्रॉ करूं तो कार्बन के तो 5 बॉन्ड हो गए, जो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट होके इस कार्बन पे आ गए। ठीक है,
तो ये जो, या फिर हम अगर यहाँ से देखें, ऐसे देखें, तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है ये शिफ्ट होके इस कार्बन पे आ गए, की बात है, वो इस कार्बन पे आ गए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। ये इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। जो डबल बॉन्ड्स होते हैं वो शिफ्ट हो सकते हैं ऐसे, वो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समझा था। तो ये इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा। और अगर यहाँ डबल बॉन्ड हो गया तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पे आ जाएंगे। अब डेंसिटी यहाँ बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन की। देन ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इधर चले जाएंगे, तो जो ये वाला बॉन्ड था वो हमारा शिफ्ट होके इस कार्बन पे आ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे इस कार्बन पे बढ़ जाएगी, ठीक है। एंड अगेन तो ये डबल बॉन्ड वापस लोन पेयर बन जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। तो ये हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। और इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यू कैन सी कि हमारी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहाँ पे बढ़ रही है, एट ऑर्थो पोजीशन, यहाँ और यहाँ, ये दोनों कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन। तो हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पोजीशन पे इंक्रीज हो रही है और हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पैरा पोजीशन पे इंक्रीज हो रही है। तो ये जो ग्रुप्स होते हैं, जो बेंजीन रिंग में हमारे ऐसे ग्रुप्स लगे होते हैं जिसके पास लोन पेयर हो, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से बेंजीन रिंग को में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देते हैं, जिसलिए हम इसको कहते हैं ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की। अब अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो किस पे अटैक करेगा, या तो ऑर्थो पोजीशन पे या फिर पैरा पोजीशन, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज, तो इनको हम एक्टिवेटिंग ग्रुप्स बोलते हैं, जो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। पर वही चीज अगर मैं बात करूं, जैसे यहाँ पे देखो, ये जो क्लोरीन है, ठीक है, इसने भी हमारा इलेक्ट्रॉन्स को दिया और सेम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई क्लोरोबेंजीन के केस में, ठीक है। तो इससे भी हमारा जो पोजीशन है वो हमारा कहाँ पे हो गया, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है। पर अगर वही चीज हम बात करें मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप के अंदर, अच्छा एक चीज और है इसमें, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, जिससे हेलोजन ग्रुप होता है ना, ये हमारा डीएक्टिवेटिंग, थोड़ा सा डीएक्टिवेटिंग नेचर का भी होता है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि क्लोरीन जो है वो हमारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेचर का होता है। 12th में आप इसको और अच्छे से करोगे, वो हमारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेचर का भी होता है। तो वो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से अपनी तरफ खींचता भी है, एक्टिवेट तो कर रहा है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल आके वहां पे इफेक्ट दिखाएगा। पर क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का भी होता है बहुत ज्यादा, तो वो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा भी, जिससे इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम होगी, जितनी नहीं होनी चाहिए थी कम, ठीक है। कि मतलब अगर वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन देता और लेता बिल्कुल भी नहीं, तो काफी ज्यादा बढ़ती। पर यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर की वजह से, माइनस आई इफेक्ट की वजह से, जो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखा था, उसकी वजह से थोड़ा ये डीएक्टिवेटिंग भी होता है। तो ये एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी है। दूसरा है हमारा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कौन से होते हैं, इसके अंदर ये भी हमारे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह ही है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं। क्लोरीन ने तो फिर भी इलेक्ट्रॉन, उसके पास लोन पेयर्स थे तो उसने इलेक्ट्रॉन दिया और लेता भी है, पर देने वाला इफेक्ट इसमें ज्यादा होता है। तो ये हमारा ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ही होता है अगर क्लोरीन जुड़ा है तो, ठीक है, कोई भी हेलोजन। बट अगर हम मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की बात करें, लाइक वी हैव NO2, अगर मैं NO2 की बात करूँ ना, तो इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर नहीं है जो वो इसको दे दे, उल्टा इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, इन ऑक्सीजन की वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज है, जिससे ये इससे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, और उससे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्रिएट होगा उसमें ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, ऑर्थो पोजीशंस पे भी और पैरा पोजीशन पे भी। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपैरेटिवली मेटा पे ज्यादा है। ऐसा नहीं हुआ कि मेटा पे इलेक्ट्रॉन आने से ज्यादा हुई है, पर वहां पे इसलिए ज्यादा है क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव नेचर हो गया है, उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपैरेटिव टू मेटा अब कम हो गई है। तो यहाँ पे ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा कि अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल अब आएगा तो वो मेटा ग्रुप पे ज्वाइन करेगा, मेटा ग्रुप पे अटैक करेगा। सो इट इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप।
तो इनको हम बोलते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, जो हमारे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बेंजीन रिंग में कम कर देते हैं अगर उसमें क्योंकि उसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं, वो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं। पर क्लोरीन दोनों है, बट इसका जो एक्टिवेटिंग जो फैक्टर होता है, जो इफेक्ट होता है, वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डीएक्टिवेटिंग। राइट, सो दिस इज अबाउट द टॉपिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आप कर सकते हो। इसके अंदर मेनली यही आते हैं आपके, व्हाट हैपेंस व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विद दिस, और इसमें पूरा का पूरा फ्रीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन या एसाइलेशन रिएक्शन लिखने के लिए 3 मार्क्स में आ जाता है विद द मैकेनिज्म ऑब्वियसली। ठीक है, सो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी कुछ कन्वर्जन वाला पार्ट करेंगे। बाकी सब तो आपका हो जाएगा, जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, इसको इसमें कन्वर्ट कर दो, ये बना दो, वो बना दो, वो आपसे आप कर लोगे। इसमें जो मेन प्रॉब्लम आती है वो कन्वर्जन्स में आती है, जिसके अंदर 2-3 स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ कन्वर्जन सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम आएंगे चैप्टर इक्विलिब्रियम पे। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट हाइड्रोकार्बन्स। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद द new chapter equilibrium and some questions related to conversions.